आप सभी का एआई एग्जाम चौपाल में स्वागत है। आज हम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के कुछ बेहद महत्वपूर्ण हिस्सों पर एक गहरी और मजेदार बातचीत करने वाली हैं। हमारे पास इस कानून के आधिकारिक दस्तावेज है और हमारा मकसद है इन जटिल कानूनी बातों को एकदम सरल बनाना, खासकर उन लोगों के लिए जो जेपीएससी की संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है। ये छोटा नागपुर के इतिहास, समाज और जमीन से उसके रिश्ते की कहानी है। हर धारा के पीछे एक वजह है, एक संघर्ष है। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्यों इस कानून में अलग अलग तरह के किसानों जैसे खुंटकट्टीदार और अनधिभोगी रैयत को इतने अलग अलग अधिकार दिए गए हैं? ऐसा लगता है जैसे हर किसी के लिए नियम अलग है। चलिए इसी सवाल के साथ इस कानून के किले की दीवारों के पीछे झांकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अध्याय 5 से, जिसका नाम है खुंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। यह नाम सुनने में ही बहुत खास लगता है। कौन है ये लोग? ये इस कहानी के समझिए नायक हैं। खुंटकट्टीदार उन लोगों या उनके वंशजों को कहते हैं जिन्होंने सबसे पहले जंगलों को साफ करके खेती के लायक जमीन बनाई और गांव बसाए। अच्छा, मतलब ये ओरिजिनल सेटलर्स हैं। हाँ बिल्कुल, ये उस जमीन के असली मालिक हैं। धारा 37 इन्हीं के विशेष अधिकारों को मान्यता देती है, उनके इस ऐतिहासिक योगदान का सम्मान करती है। तो ये एक तरह से फाउंडर्स को दिया गया स्पेशल स्टेटस है। तो कानून उनकी रक्षा कैसे करता है? धारा 37 में क्या लिखा है? इसमें दो मुख्य बातें हैं। पहली, खंड का के अनुसार अगर काश्तकारी की शुरुआत में ही कोई लिखा पढ़ी, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उस खुंटकट्टीदार का लगान कभी नहीं बढ़ाया जा सकता। जो तय हो गया सो हो गया। ये एक सीधी और मजबूत सुरक्षा है। ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब लगान में बढ़ोतरी का कोई डर ही नहीं। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यानी खंड ख, थोड़ी सी तकनीकी है पर बहुत दिलचस्प है। ये कहती है कि अगर किसी वजह से लगान बढ़ाना भी पड़े तो बढ़ाया गया लगान उसी गांव की वैसी ही जमीन पर खेती करने वाले किसी आम अधिभोगी रैयत के कुल लगान से आधे से ज्यादा नहीं हो सकता। रुकिए, इसे सरल शब्दों में समझते हैं। मतलब अगर मेरे बगल वाले खेत का लगान 100 रुपए है तो खुंटकट्टीदार होने के नाते मेरा लगान 50 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। ये तो उनके लगान पर एक तरह की सीलिंग लगा देता है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये एक तरह का लगान कवच है जो उनके विशेष दर्जे को और मजबूत करता है। और यहीं पर जेपीएससी की परीक्षा के लिए एक सवाल छिपा है। क्या? कि खुंटकट्टीदार के लगान वृद्धि की सीमा क्या है? उत्तर है समरूप भूमि के अधिभोगी रैयत के लगान के आधे से अधिक नहीं। ठीक है, तो खुंटकट्टीदार तो इस किले की नींव हो गए जिन्हें खास सुरक्षा मिली है। लेकिन उन किसानों का क्या जो बाद में आकर बसे? अध्याय 6 अनधिभोगी रैयत के बारे में है। ये उनसे कैसे अलग है? यह अधिकारों में जमीन आसमान का फर्क है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अनअधिभोगी रैयत या नॉन ऑक्यूपेंसी रायत, इनके पास जमीन पर स्थायी या वंशानुगत अधिकार नहीं होता। वे भूस्वामी की मर्जी पर खेती करते हैं, इसलिए उनके अधिकार और सुरक्षा दोनों सीमित हैं। तो फिर उनके लिए क्या नियम है? मान लीजिए मैं एक अनधिभोगी रैयत हूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कितना लगान देना है? ये धारा 38 में बताया गया है। आपका लगान वही होगा जो आपने भूस्वामी के साथ आपसी सहमति से तय किया है। यहाँ कोई ऊपरी सीमा या कवच नहीं है जैसा खुंटकट्टीदार के लिए था। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, धारा 41, जो बताती है कि आपको किन सूरतों में जमीन से बेदखल किया जा सकता है। हाँ, ये तो सबसे बड़ा डर होगा किसी भी किसान के लिए। तो क्या एक भूस्वामी जब चाहे तब उसे निकाल सकता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कानून ने कुछ आधार तय किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण आधार है लगान न चुकाना। अगर कोई रैयत तीसरे कृषि वर्ष की शुरुआत के 90 दिनों के भीतर पिछले 2 साल का लगान नहीं चुका पाता तो उसे बेदखल किया जा सकता है। 90 दिन? हाँ, ये समय सीमा 90 दिन अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। लेकिन 2 साल का लगान और सिर्फ 90 दिन की मोहलत, ये तो रैयत के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। क्या इसके पीछे कोई तर्क था या ये सिर्फ भूस्वामी को मजबूत बनाने के लिए था? सवाल बहुत अच्छा है। इसके पीछे तर्क संतुलन बनाने का था। एक तरफ रैयत को 2 साल तक का लंबा समय दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ भूस्वामी को भी ये सुरक्षा दी गई कि उसकी जमीन सालों साल बिना लगान के न फंसी रहे। लेकिन धारा 42 एक और दिलचस्प सुरक्षा देती है। वो क्या है? मान लीजिए रैयत कहता है कि मैं लगान नहीं दूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा है,
तो भूस्वामी उसे सीधे बेदखल नहीं कर सकता। धारा 42 कहती है कि पहले भूस्वामी को एक लिखित करार करना होगा जिस पर रैयत सहमत हो। अगर उस तयशुदा लगान को देने से रैयत बाद में मना करता है तभी बेदखली की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अच्छा, तो एक प्रोसेस है। हाँ, ये एक प्रक्रियात्मक ढाल है। समझ गई। तो हमने देखा कि रैयतों के अधिकार उनकी भूमि से जुड़े हैं, लेकिन क्या भूस्वामी के अपने कुछ जमीनें ऐसी भी हैं जहां ये नियम कानून लागू ही नहीं होते? बिल्कुल, और यही बात हमें अध्याय 7 की ओर ले जाती है, जो एक दिलचस्प अपवाद है। धारा 43 भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमियों की बात करती है, जिन्हें स्थानीय भाषा में माजियस या बैठखेत भी कहते हैं। विशेषाधिकार युक्त भूमि, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है वो जमीन जिसे भूस्वामी ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए रखा है, जैसे अपने घर के लिए, अपने मवेशियों के लिए, या फिर वो जमीन जो रेलवे या किसी सार्वजनिक काम के लिए अधिग्रहित की गई हो। धारा 43 साफ कहती है कि ऐसी जमीन पर अध्याय 4 जो अधिभोगी रैयत के बारे में है और अध्याय 6 जो अनधिभोगी रैयत के बारे में है, उनके नियम लागू नहीं होंगे। मतलब अगर कोई किसान भूस्वामी की निजी जमीन पर सालों साल भी खेती करे तो भी उसे उस पर स्थायी अधिकार नहीं मिल सकता। अध्याय 8 जो जमीन के ट्रांसफर यानी खरीद बिक्री से जुड़ा है, और मैंने सुना है कि धारा 46 इस पूरे कानून का दिल है। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप CNT एक्ट को समझना चाहते हैं तो धारा 46 को समझना ही होगा। और ये समझना भी जरूरी है कि ये नियम हवा में नहीं बनाए गए। 19वीं सदी में बाहरी महाजन और जमींदार, जिन्हें दिकू कहा जाता था, वो क्या करते थे कि आदिवासियों को कर्ज के मामूली जाल में फंसाकर उनकी पूरी की पूरी जमीनें हड़प रहे थे। धारा 46 उसी ऐतिहासिक शोषण पर एक सीधी और कठोर प्रतिक्रिया थी। ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच है। तो ये कवच काम कैसे करता है? क्या ये हर तरह की खरीद बिक्री पर रोक लगाता है? लगभग हर तरह की। धारा 46(1) के अनुसार कोई भी रैयत अपनी जमीन को बेच नहीं सकता, दान नहीं कर सकता या एक्सचेंज नहीं कर सकता। अगर बंधक रखना है तो उसकी भी सीमा है। एक सामान्य बंधक 5 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता। 5 साल? 5 साल। और उसके बाद? 5 साल के बाद जमीन अपने आप रैयत को वापस मिल जाएगी। एक खास तरह का बंधक है भुक्त भोगी बंधक, जिसे यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज कहते हैं। हाँ। वो किसी रजिस्टर्ड सोसाइटी को दिया जा सकता है। उसकी अवधि 7 साल तक हो सकती है और विशेष मामलों में 15 साल तक। ये भुक्त भोगी बंधक क्या होता है? थोड़ा सरल भाषा में समझाइए। जरूर। इसे ऐसे समझिए कि ये पैसों का लेन देन नहीं है। रैयत कहता है आप मेरी जमीन ले लीजिए, 7 साल तक इसकी सारी पैदावार या फायदा आपका, और 7 साल बाद मेरा कर्ज खत्म और जमीन मुझे वापस। इसमें मूलधन या ब्याज का कोई हिसाब नहीं होता? अरे वाह, समय पूरा कर्ज पूरा। ये तो जमीन को हमेशा के लिए जाने से बचाने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। लेकिन क्या कोई रास्ता नहीं है जमीन बेचने का, अगर किसी को सच में जरूरत हो तो? एक ही रास्ता है, उपायुक्त यानी डेप्यूटी कमिश्नर की पूर्व अनुमति, और वो भी सिर्फ तब मिलेगी जब खरीदने वाला उसी पुलिस थाने के इलाके का रहने वाला दूसरा आदिवासी हो। सिर्फ उसी पुलिस थाने का, जिले या राज्य का नहीं? नहीं, सिर्फ उसी पुलिस थाने का। ये डिटेल बहुत दिलचस्प है कि ट्रांसफर सिर्फ उसी पुलिस थाने के निवासी को हो सकता है, न कि पूरे जिले में। इसके पीछे जरूर कोई खास वजह होगी कि इसे इतना स्थानीय क्यों रखा गया। वजह थी समुदाय की सामाजिक संरचना को बनाए रखना। कानून बनाने वालों का मानना था कि अगर जमीन का लेन देन एक ही सीमित और परिचित समुदाय के भीतर होगा तो शोषण की गुंजाइश कम होगी और गांव का ताना बाना नहीं बिगड़ेगा। यही वो छोटा सा बिंदु है जो MCQ में फंसा सकता है। एक तरफ तो ये सुरक्षा देता है, पर दूसरी तरफ क्या ये रैयत को अपनी जमीन को एक संपत्ति के तौर पे इस्तेमाल करने से भी रोकता है? जैसे क्या वो बैंक से बड़ा लोन लेने के लिए इसे आसानी से गिरवी रख सकता है? ये इस कानून पर होने वाली बहस का सबसे बड़ा बिंदु है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यह सुरक्षा कवच कभी कभी आर्थिक विकास में बाधा जैसा भी लग सकता है। इसी कड़ी में धारा 47 और भी मजबूत है। वो कहती है कि अदालत भी किसी रैयत की जमीन को किसी कर्ज की वसूली के लिए नीलाम करने का आदेश नहीं दे सकती। अदालत भी नहीं? अदालत भी नहीं। कल्पना कीजिए एक किसान की जिसने बीज के लिए कर्ज लिया और फसल खराब हो गई। अदालत का आदेश आ गया। इस धारा के बिना उसकी जमीन नीलाम हो जाती और उसका परिवार सड़क पर आ जाता। धारा 47 उस नीलामी को रोक देती है। ये एक जीवन रक्षक प्रावधान है। हमने भूमि के अधिकारों और उसके ट्रांसफर की बात तो कर ली, जो कि किले की दीवारें हैं, लेकिन इस पूरी व्यवस्था की धुरी है लगान। आखिर ये तय कैसे होता है, चुकाया कैसे जाता है,
और न चुकाने पर क्या होता है? मुझे लगता है अध्याय 9 इन्हीं सवालों का जवाब देता है। हो जाएगा? हर तिमाही के आखिरी दिन। और अगर भूस्वामी लगान लेकर रसीद न दे तो? गांव में तो ऐसा बहुत होता होगा। उसके लिए धारा 54 है, जो रसीद देना अनिवार्य बनाती है। रसीद न देने पर दंड का प्रावधान है। ये काश्तकारों को रोजमर्रा पे शोषण से बचाने वाला एक बहुत ही जमीनी नियम है। अब बात करते हैं धारा 58 की, जो बकाये पर ब्याज के बारे में है। हाँ, ये नंबर तो जरूर पूछे जाते होंगे। क्या दर है ब्याज की? बकाया लगान पर 6.25% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लगेगा, और अगर साल के अंत तक भी बकाया नहीं चुकाया गया तो भूस्वामी उस पर 12.5% तक का जुर्माना भी लगा सकता है। अच्छा, 6.25% ब्याज और 12.5% जुर्माना। हाँ, ये दोनों आंकड़े याद रखने वाले हैं। और इस अध्याय में कोई और खास बात? हाँ, एक बहुत ही शक्तिशाली धारा है, धारा 60। ये कहती है कि जोत पर बकाया लगान उस जोत पर प्रथम भार यानी फर्स्ट चार्ज होगा। प्रथम भार, ये सुनने में भारी भरकम कानूनी शब्द लगता है। इसका आम इंसान के लिए क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए कि जमीन एक केक की तरह है और उस पर कई लोगों का दावा है। बैंक का लोन, किसी और साहूकार का कर्ज और भूस्वामी का लगान। प्रथम बार का मतलब है कि जब भी ये केक बिकेगा या इससे कोई वसूली होगी तो पहला टुकड़ा हमेशा भूस्वामी को उसके लगान के बकाये के रूप में मिलेगा, चाहे कोई और कितनी भी देर से लाइन में क्यों ना खड़ा हो। ये लगान वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। बहुत बढ़िया उदाहरण था। तो ये एक्ट मौजूदा खेती की जमीन को तो बचाता है, लेकिन क्या इसमें खेती का दायरा बढ़ाने के बारे में भी कुछ सोचा गया है? जैसे बंजर जमीन का क्या होगा? है हमारा आखिरी अध्याय 9 क। ये बंजर भूमि के बंदोबस्त के बारे में है। धारा 63 क राज्य सरकार को अधिकार देती है कि वो खेती बढ़ाने के लिए बंजर जमीन को रैयतों के साथ पट्टे पर बंदोबस्त कर सकती है। तो क्या कोई भी बंजर जमीन लेकर बस अपने पास रख सकता है? नहीं, यहीं पे धारा 63 ख आती है। इसमें एक शर्त है, अगर किसी रैयत को बंदोबस्त में जमीन मिली और उसने 5 साल के भीतर उस पे खेती शुरू नहीं की या उसे खेती के लायक नहीं बनाया तो उपायुक्त उस बंदोबस्त को रद्द करके जमीन वापस ले सकता है। मतलब एक तरह की यूज इट और लूज इट पॉलिसी है। ये तो बहुत दूर की सोच है, ताकि संसाधनों का सही इस्तेमाल हो। तो हमने अध्याय 5 से 9 क तक का सफर तय किया। ये साफ है कि ये कानून सिर्फ जमीन की खरीद बिक्री का हिसाब किताब नहीं है, बल्कि ये एक पूरे समाज के ताने बाने को, उसकी पहचान को बचाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये एक किले की तरह है, जिसकी नींव में खुंड कट्टीदार हैं, दीवारों में ट्रांसफर पर लगी रोक है और बुर्जों पर उपायुक्त जैसा प्रहरी बैठा है। हर धारा एक दूसरे से जुड़ी है और सबका एक ही मकसद है, छोटा नागपुर के काश्तकारों, खासकर आदिवासी समुदायों की जमीनी हक की हिफाजत करना। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न पर आकर खत्म होती है। 1908 में बना ये कानून, जो जमीन के ट्रांसफर पर इतनी कड़ी पाबंदियां लगाता है, आज के आर्थिक उदारीकरण और विकास की जरूरतों के दौर में कितना प्रासंगिक है। आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा और राज्य के विकास की आकांक्षाओं के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, ये आज भी एक जलता हुआ सवाल है। यदि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।